सभी को नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हो आप सभी। आज मैं एक बेहतरीन सा सिद्धांत लेके आया हूँ आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बेटा मेरे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल क्लासरूम 247 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं सुधीर त्रिपाठी और आप पढ़ रहे हैं वर्ग 3 स्पेशल बाल विकास। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बहुत दिनों से अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके बहुत सारे कारण थे। आज वॉइस बहुत अच्छी क्लियर आ रही होगी क्योंकि माइक की जो प्रॉब्लम थी मैंने वो सॉल्व कर दी है। और आज से आवाज़ जो आज आ रही है, मेरी प्यारी प्यारी आवाज़ जो आ रही है वो आज तक आप लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे ही आवाज़ आएगी, क्लियर सुनाई देगा, क्लियर समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपसे। तो मैंने बोला था पहले कि जब तक अब वॉइस की प्रॉब्लम रहेगी, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आएगा, नॉइज़ ज़्यादा आएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। और इसकी एक और खुशखबरी दे दूँगा आप सभी को। एक मैंने डिजिटल बोर्ड मंगाया है, उस पर मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आप सभी को और पूरा वर्ग 3 तक A to Z सिलेबस कवर करने वाला हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में तो ऐसा कुछ ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहा हूँ, संभव ही नहीं है। मेरे बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ते थे ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत सारे परेशान हैं। उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है बेटा। 2-2.5-3 लाख रुपए का खर्च करके मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है कि मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। उसका जल्दी ही इनोग्रेशन होगा और जल्दी आपके बीच में उसके वीडियो आ जाएंगे। 2 या 3 दिन का समय और लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है आपको। मैं एक एक चीज इसकी क्लियर करा रहा हूं और आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो को अगर देखते हैं तो यकीन कीजिए इससे आने वाले 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा प्रत्येक वर्ष। इससे आने वाले इसके 2 क्वेश्चन आपको कोई टेंशन नहीं देंगे। आप यूं चुटकी मारते यूं चुटकी मारते आप इसके आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने है? तो जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे निवासी कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। किस पर इन्होंने प्रयोग किया? तो इनके स्वयं के 3 बच्चे थे। बच्चे का नाम था लारेंट, 2 बच्ची थी। एक बच्ची का नाम था ल्यूसिन और एक का नाम था जैकलीन। देखना बेटा बहुत मजा आएगा। जैकलीन फर्नांडिस का नाम तो सुना ही होगा, याद रख लेना। देखिए बेटा ये 3 इनके बच्चे थे, लड़का था, 2 लड़कियां थी। इन्होंने अपने इन्हीं तीनों बच्चों पर शोध किया और इन्होंने बताया कि बच्चों का संज्ञान का यानी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास का क्रम कैसा होता है। कैसे वो जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद वो कैसे ज्ञान हासिल करते हैं और कैसे उनके ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है। यही तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। बच्चे का जो बौद्धिक विकास होगा उसका क्रम कैसा है। ऐसा तो है नहीं कि वो उसने जन्म लिया वो सारी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगे। उसने जन्म लिया वो महात्मा गांधी के बारे में जानने लगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने लगे। नहीं हो सकता ना। पहले कुछ और होगा, फिर थोड़ा कुछ और जानेगा, फिर थोड़ा कुछ और जानेगा, फिर थोड़ा कुछ और जाने। यही तो क्रम है। तो यही विकास तो इन्होंने बताया है। इन्होंने इन तीनों बच्चों पर क्रम से विकास का मतलब क्रम से एक जैसे वो एक दिन उसको घूर के देखते थे कि भाई इसका विकास कैसा हो रहा है, फिर वो लिखते थे कॉपी में कि भाई ऐसा विकास हो रहा है। फिर घूर के देखा, आज इसमें ये बदलाव हो गया, उसकी स्टेज का नाम बदल के अलग रख दिया उन्होंने कि ये बदलाव हो गए इसमें। तो इन्होंने जो ये विकास का सिद्धांत दिया, इन तीनों बच्चों पर शोध करने के लिए इन्होंने बताया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होता कैसे है। तो आपको एक बेसिक सी ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको वहां पर आंसर लगाना पड़ेगा जीन पियाजे। कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के थे। किन पर इन्होंने प्रयोग किया? अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया। 2 बच्चियां थी, 1 बच्चा था। मौसी का नाम नहीं पूछेगा, इन्हीं का नाम पूछेगा। बस जो जरूरी था मैंने बता दिया। मौसा का नाम आप सर्च कर लेना अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो संज्ञान अब देखना, बेसिक ट्रिक मैं जो बता रहा हूं इतना सब याद करने की, वो इतना सा था। प्याज बहुत स्वीट लगती थी इन्हें। इनके तीनों बच्चों जैकलीन, ल्यूसिन और लारेंट को भी प्याज बहुत स्वीट लगती थी। तो इन्होंने प्याज खिला खिला के जीन पियाजे को स्वीट लगी और इन्होंने ज्ञान बढ़ा दिया इन बच्चों का। इन्होंने ज्ञान बढ़ाया इन बच्चों का। 3 बच्चे थे और 4 अवस्थाएं दी हैं इन्होंने। तो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके बता देना कि 4 अवस्थाएं बताई हैं। 3 बच्चे थे और 4 अवस्थाएं बताई।
ऐसे याद रखना। 3 बच्चे थे, प्याज खिलाई, उनका ज्ञान का विकास किया और 4 अवस्थाओं में उन्हें बांट दिया। तो 4 अवस्थाएं थी। पहली 0 से 2 वर्ष तक थी संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है, ये विकास का क्रम है, चारों अवस्थाएं विकास का क्रम है, दिमाग खोल लीजिए अपना पूरा, फिर मैं यूं समझा रहा हूं। ये संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 तक चलेगी, 5 साल बढ़ा दीजिए 7 हो गई, 5 साल बढ़ा दीजिए 12 हो गई, और 12 से 18 तक चलेगी, या 10 मिल सकता है, कुछ भी आप याद रख लेना। ये कहीं कहीं आपको 7 से 11 मिल जाएगी और ये 11 से ऊपर मिल जाएगी, तो डाउट में मत रहना। मैं यहाँ पर ऑब्लिक में 11 कर दे रहा हूँ और यहाँ 11 या 12 से भी यहाँ पर हो सकता है, आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो पहली अवस्था जो थी संवेदी पेशी अवस्था थी, दूसरी अवस्था थी पूर्व अप्रोक्ष संक्रियात्मक अवस्था थी, फिर मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। इस अवस्था में बालक केवल संवेदनाओं द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया संवेदी पेशी अवस्था। ध्यान से देखना, जब बच्चा जन्म लिया तो भगवान ने उसे 5 चीजें दी। इनका नाम हो गया ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने जन्मजात दी हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। बच्चों बताओ, यही चीजें लेके आए थे ना आप, और जब बच्चा ये चीजें लेके आया और इनसे इन्होंने सबसे पहले 2 वर्ष तक बच्चा जो ज्ञान का ग्रहण करता है, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि आंख से देखकर संवेदना ग्रहण करता है, नाक से सूंघकर संवेदना ग्रहण करता है, कान से सुनकर संवेदना ग्रहण करता है, त्वचा से चखकर नहीं, त्वचा से स्पर्श करके संवेदना ग्रहण करता है, और जीभ से सूंघकर नहीं, जीभ से चखकर संवेदना ग्रहण करता है। इसीलिए इस पहली अवस्था का नाम पड़ गया संवेदना। इससे यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा मिले पहले ज्ञान को क्या कहते हैं? संवेदना। यानी कि बच्चे इस उम्र में 2 साल तक बच्चा पहली स्टेज पर रहता है, तो इसको नाम पड़ गया संवेदी पेशी अवस्था। यानी बच्चे का जो विकास होगा केवल थोड़ा बहुत इन्हीं से देखकर, सुनकर, चखकर और जीभ से स्वाद लेकर, इन सारी चीज़ों के द्वारा उसका ज्ञान का विकास हो गया। इसलिए पहली अवस्था को जीन पियाजे ने बांट दिया 0 से 2 वर्ष तक, और वो यहीं तक हो जाता है। दूसरी, फिर इसके आगे जो ज्ञान होता है 2 से 7 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्व अप्रोक्ष संक्रियात्मक अवस्था था। वहाँ बच्चा पहुँच जाता है प्रत्यक्षीकरण तक। प्रत्यक्षीकरण यानी कि चीजों के नाम जानने लगता है, उसकी पहचान जानने लगता है। समझ गए ना बात को? जैसे मैंने कहा कि बच्चे के ऊपर बिच्छू आ गया, उसकी त्वचा पर बिच्छू चल रहा है, क्या बच्चा संवेदना यानी त्वचा में संवेदना के द्वारा इतना तो स्पर्श हो जाएगा कि मेरी त्वचा पे कुछ चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान सकता कि इसको क्या है, नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर उसने त्वचा से संवेदना ग्रहण की, ये हमारे आसपास गाड़ी निकल रही है तो वो डिस्टर्ब होता है। तो फिर से ध्यान देखिए, जब उसकी त्वचा पर बिच्छू चलेगा तो बिच्छू से उसे संवेदना ज्ञान होगी, संवेदना ग्रहण होगी, संवेदी पेशी अवस्था उसको बोलेंगे। लेकिन वो बच्चा बस इतना जानता है कि चल रहा है, ना तो उससे घबराएगा, बस उसे स्पर्श होगा कि कुछ आ रहा है मेरे ऊपर, मेरे पेट पर कुछ चल रहा है बच्चे के ऊपर, लेकिन उसको भगा नहीं सकता वो, ना उसको चिल्ला सकता है कि बिच्छू है कि मक्खी है, जानता कुछ नहीं, बस संवेदना। इसलिए उसके ज्ञान का स्तर यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन जैसे ही 7 वर्ष में आता है वो जानने लगता है कि इसका नाम बिच्छू है, इसकी पहचान जहरीला है। इस अवस्था में वो जानने लगेगा इसका नाम बिच्छू है और ये जहरीला है। लेकिन यहाँ पर डिसीजन वो अभी भी नहीं ले सकता। अगर 3-4 साल बाद में बच्चे के ऊपर बिच्छू आ गया तो वो डिसीजन नहीं, वो घबरा जाएगा, हो सकता है बेहोश भी हो जाए घबरा के, क्योंकि उसके अंदर और ज़्यादा डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। फिर क्या होता है, जैसे ही अगली स्टेज आती है वो होता है संज्ञान। इस अवस्था में बच्चा संज्ञान ले सकता है 12 साल तक। यानी कि बिच्छू को देखा और चिल्लाया मम्मी बिच्छू, पापा बिच्छू, उसे पता है कि डिसीजन क्या लेना है, यानी कि मम्मी को बुलाना है, पापा को बुलाना है, वो आके इसको मारेंगे और हमें बचा लेंगे। तो पहली अवस्था यहाँ तक सीमित रहेगी, दूसरी अवस्था यहाँ तक हो जाएगी, तीसरी अवस्था यहाँ तक हो जाएगी, चौथी अवस्था अमूर्त हो जाएगी। आपके सामने बिच्छू भी नहीं है, लेकिन माँ आपके सामने बिच्छू के बारे में बताएगी, वो आपके ज्ञान। जैसे आपने शेर को नहीं देखा, शेर के बारे में, शेर जंगल का राजा है, शेर खतरनाक होता है, खूंखार होता है, इंसान को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। ऐसी चीजें अमूर्त, मतलब इतनी सोचने की क्षमता, यानी उसके सामने अगर उसके बारे में बता दिया तो उसके बारे में सब कुछ जानने लगा, वो ये वाली अवस्था है, 12 से ऊपर वाली। ठीक है ना? तो ये 4 अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। बस यही बताया है उन्होंने कि पहले में सिर्फ बिच्छू से उसे स्पर्श महसूस होगा, दूसरी अवस्था 2 से 7 तक केवल उसके नाम और पहचान बता पाएगा, तीसरी अवस्था में वो संज्ञान ले सकेगा, और चौथी अवस्था में जो उसके सामने भी नहीं है उसके बारे में भी वो जान जाएगा। तो
तो आपको क्या याद रखना है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व अप्रोक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष तक, मूर्त स्थूल, इसके अन्य नाम भी याद रख लेना, मूर्त भी इसका नाम है, स्थूल भी इसका नाम है, और अनौपचारिक भी है। अनौपचारिक और औपचारिक इसका नाम है। औपचारिक यहाँ पर है, अनौपचारिक यहाँ पर है। तो औपचारिक और अनौपचारिक में आपको भेद बता देता हूँ। इसको बोलेंगे अनफॉर्मल, इसको बोलेंगे फॉर्मल। आप बेटा पत्र लिखते थे, फॉर्मल लेटर और अनफॉर्मल लेटर। अनफॉर्मल लेटर किसे लिखते थे? अपने सगे संबंधियों को ना, जिनकी मूर्ति हमेशा आपके सामने रखती थी, इसलिए तो उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते थे। और जो अमूर्त थे, जो आपके सामने कम उपस्थित रहते थे, उनको लिखते थे फॉर्मल लेटर। यानी कि जो हमारे ऑफिस के प्रिंसिपल वगैरह होते थे, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, टू द रिस्पेक्ट, अब पता ही है आपको कैसे लिखे, सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, बहुत लिखी होगी आप लोगों ने। तो जो आपके सामने उपस्थित नहीं है उन्हें बोलते हैं फॉर्मल। अमूर्त हैं, जो जिनकी मूर्ति नहीं है हमारे सामने। एक और उपाय बता रहा हूं, अपने मम्मी की मूर्ति सामने है, उनसे अनौपचारिक रिश्ते रहेंगे, फॉर्मल रिश्ते नहीं रहेंगे, अनफॉर्मल रहेंगे। यानी कि औपचारिकताएं नहीं उनसे पूरी करेंगे कि मम्मी आ गई, औपचारिकताएं पूरी करेंगे, मम्मी बैठो नाश्ता कर लो, चप्पल और पड़ेगी एक, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपके जीजा जी फूफा जी आएंगे, फूफा जी आएंगे तो फूफा जी बैठिए, चाय ले लीजिए, नाश्ता, इनसे औपचारिकताएं पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपकी मूर्ति आपके सामने ही रहेगी। और अगर फूफा जी यहीं आके रुक गए 15 दिन के लिए, तो कल से परसों से 2 दिन और नाश्ता देंगे, 30 दिन से उठाओ, जैसे हम खा रहे उठा के वैसे तुम खाओ। तो ये होता है, मूर्त में आपको अनौपचारिक लगाना है, अमूर्त में अनौपचारिक लगाना है, अमूर्त में आपको औपचारिक लगाना है। तो तीनों चारों अवस्थाएं बेटा क्लियर हो गई होंगी। कमेंट में बताना अगर कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से ऊपर कर देना, और इनके बारे में आप सारी विशेषताएं डिटेल से हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब क्या किया जीन पियाजे ने, इतना तो समझ गया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। लॉरेंट, ल्यूशन और जैकलीन पर इन्होंने प्रयोग किया। 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व अप्रोक्ष संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त। अब इस वाली अवस्था को इन्होंने 6 भागों में बांटा। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्कर थोड़ा चेंज कर लूँ। इन्होंने इस वाली अवस्था को 6 भागों में बांटा, और 6 भागों में बांटने के बाद पहले हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए 6 भाग इनके पढ़ना जरूरी है। वर्ग 2 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले हम क्रम से इनकी विशेषताएं और क्रम से इनके भागों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, यानी कि पितृव्रत क्रियाएं। पहला जो इन्होंने भाग बताया इसका, वो था पितृव्रत क्रियाएं। पितृव्रत क्रियाएं ये चलेगी आपकी जन्म से, यानी 0 से 30 दिन तक। ध्यान से देखना, मैं सारी रटा दूंगा आपको। जन्म से 30 दिन तक पहली क्रिया चलेगी। दूसरी क्रिया थी वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं ये चलेगी आपकी 1 माह से 4 माह तक, 1 से 4 माह तक। तीसरी अवस्था थी गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं। गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिक्रियाएं 4 से 8 माह तक चलेगी, ठीक है। अब देखो 3 पहले मैंने बता दी, पितृव्रत क्रियाएं, वित्तीय प्रतिक्रियाएं, गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं। चौथी हो जाएगी गौण स्कीमेटा। गौण स्कीमेटा, तो इसको इतना ही याद रखना है। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था इसे बोलते हैं। इसको इतना ही याद रखना तो आपको याद आ जाएगा। बस शॉर्ट में आपको याद रखना है 6 भाग। 12 से 18, 8 से 12 और माह तक चलेगी। 5वीं जो थी वो थी तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं। तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं ये चलेगी 12 से 18 माह तक। 12 से 18 माह। 6वीं जो अवस्था थी वो थी नए साधनों की खोज की अवस्था। नए साधनों, 1 मिनट में याद रखा दूंगा, करा दूंगा आपको। नए साधनों की खोज की अवस्था देखिए, ये चलेगी आपके 18 से 24 यानी कि 2 साल हो गई ना। 2 साल, 0 से 30 दिन तक आपकी 2 साल हो गई ना। अब ध्यान से इन अवस्थाओं के बारे में आप एक बार देख लीजिए। एक पहली अवस्था जो थी वो थी पितृव्रत क्रियाएं, दूसरी थी वित्तीय क्रियाएं, तीसरी थी गौण वित्तीय प्रतिक्रियाएं, चौथी थी गौण स्कीमेटा, 5वीं है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं, 5वीं है तृतीय वित्तीय प्रतिक्रियाएं, 6वीं है नए साधनों की खोज की अवस्था। अब ध्यान रखना 6 अवस्थाएं, इनको इन्होंने 6 भागों में बांटा। पितृव्रत क्रियाएं 1 माह तक,
जन्म से 1 माह, फिर इनको हम रटा दे रहे हैं, फिर यहाँ तक आप 4 4 का अंतर कीजिए, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और लास्ट में 2 से 1 साल निपटा दीजिए 6 महीने के अंतराल से, 12 से 18, 18 से 24, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 18, यानी कि यहाँ तक आप 4 4 का गैप कीजिए, 2 में लास्ट में 6 महीने का गैप कर दीजिए, 12 से 18, 18 से 24, तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए 1 माह तक 1 से 4 माह, अगला 4 प्लस किया 4 से 8 माह, अगले 4 महीने 8 से 12 माह, और लास्ट की 2 अवस्थाओं में 6 महीने का डिफरेंस कर दीजिए, 12 से 18, 18 से 24। अब देखो 3 से 4 में आपको गौण लगाना है, पितिवर्त क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, वित्तीय पहली लगाना है पितिवर्त, दूसरा वित्तीय, फिर वित्तीय के साथ लगा दो अब गौण वित्तीय, फिर गौण स्कीमेटा, और फिर तृतीय वित्तीय, देखो वित्तीय वित्तीय देखे तृतीय वित्तीय, फिर नए लास्ट में याद रखना नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि पितिवर्त, वित्तीय, फिर गौण वित्तीय, गौण स्कीमेटा, तृतीय वित्तीय, और लास्ट में आपको लगा देना नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी कि प्रतिवृत्त लास्ट पहला और लास्ट तो आराम से याद रखना, प्रतिवर्त क्रियाएं पहला है और नए साधनों की खोज की अवस्था क्या है दूसरा, बीच के 2 तीसरा चौथा गौण, गौण शब्द याद रखना है आपको, गौण गौण शब्द, गौण वित्तीय क्रियाएं, गौण स्कीमेटा, वित्तीय और इसके ऊपर वित्तीय और यहाँ तृतीय वित्तीय, तो आराम से याद हो जाएंगे, यानी प्रतिवर्त, वित्तीय, गौण वित्तीय, गौण स्कीमेटा, तृतीय वित्तीय और नए साधनों की अवस्था, ये आप आराम से याद हो जाएगा। 1 माह तक 1 से 4 माह, 4 से 8 माह, 8 से 12, फिर 6 महीने का डिफरेंस, 12 से 18, 18 से 24। आप लिखिए और एक बार उनको समझिए, आराम से याद हो जाएगा। इस अवस्था में जन्मजात क्रियाएं होती हैं। चूषण की क्रिया, जैसे बच्चा चूसने की क्रिया समय में अवस्था में कोई भी चीज़ दो उसको चूसने लगता है, आप पेन भी दोगे उसको मुंह में डाल के चूसने लगेगा, आप उसको XYZ यानी दूध दानी देते हो तो चूसता है, मुंह में उंगली दे दो तो वो चूसता है। तो इस बाली अवस्था की विशेषता है कि उसके अंदर चूषण की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि जो जन्मजात है, इसमें वो वाली विशेषताएं हैं जो जन्मजात है। ठीक है, इसमें मुख्य विशेषता आपको लिखना है चूषण की क्रियाएं। वित्तीय प्रक्रियाओं में आपको विशेषता याद रखना है दोहराने की, कोई भी चीज होता है बार बार उसे दोहराने की प्रक्रिया करता है। 1 से 4 माह में तो दोहराने की क्रिया, यानी चम्मच मारेगा तो बार बार मारेगा, खाली दीवार से मारेगा तो बार बार मारेगा, यानी चीज़ों को दोहराने लगता है। तो वित्तीय क्रियाओं को 1 से 4 माह में इसकी विशेषता है वस्तुएं चीज़ों को दोहराना, बोलने में भी अगर कुछ कह रहा है तो बार बार उसी को दोहराएगा। गौण वित्तीय क्रियाओं में क्या होता है, चीज़ों को उलटने पलटने लगता है, उलटने पलटने लगता है, उलटने पलटने लगता है, यानी कि पहले में आप लिखना चूषण, दूसरे में दोहराना, तीसरी गौण वित्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था में चीज़ों को क्या करने लगता है, उलटने पलटने लगता है, और अगली वाली में है उद्देश्य तक पहुंचने के साधनों की खोज करता है, उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश, पहुंचने के साधन की खोज। इस अवस्था में क्या होता है, उद्देश्य तक पहुंचने के साधन की खोज करता है। जैसे अगर माँ छिप गई तो उस तक कैसे पहुंचना है, यानी कि पैरों के बल कैसे चलना है, हाथों के बल कैसे चलना है, यानी कि नीचे नीचे जमीन में घिसटते हुए कैसे चलना है, और वो चलने का चेष्टा करेगा, और उद्देश्य यानी माँ तक, माँ छिप गई है तो माँ तक पहुँचने की साधनों की खोज करेगा कि कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं, अगर उसे बगल के पड़ोसी ने ले लिया तो वो देखेगा कि ये भाई खड़ा है, अगर हम इसको रोएंगे तो ये मुझे ले जाएगा, फिर ये हमारा साधन है जो हमारी माँ तक हमें पहुंचा देगा। तो इस तरीके की चेष्टाएं इस अवस्था में करने लगता है। तृतीय वित्तीय प्रक्रियाओं में क्या होता है, वस्तुओं की गुण और त्रुटियों के बारे में बताने लगता है, वस्तुओं के गुण और त्रुटियों के बारे में जानने लगता है कि किस वस्तु का क्या गुण है। जैसे कि खाने की चीज़ है तो वो सिर्फ खाएगा आप, कौन सी चीज़ क्या है, 18 माह यानी कि लगभग 1.5 साल का बालक यहाँ हो जाता है, और 1.5 साल का बालक क्या करता है, वस्तुओं के थोड़े बहुत गुण जानने लगता है, थोड़ी बहुत उसकी त्रुटियों के बारे में पता लगाने लगता है। और लास्ट वाले में क्या होता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कभी ना विशिष्टता आई है ना आ सकती है, लेकिन पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता का विकास हो जाता है। पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि इस वाली अवस्था को इन्होंने 6 भागों में बांटा। पितिवर्त क्रियाएं 0 से 30 दिन, वित्तीय क्रियाएं 1 से 4 माह, गौण वित्तीय 4 से 8, गौण स्कीमेटा 8 से 12, तृतीय वित्तीय प्रक्रियाएं
12 से 18, नए साधनों की खोज 18। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा कि वित्तीय प्रतिक्रिया, वित्तीय जो क्रियाएं हैं वो कितने से कितने दिन तक या कितने माह तक चलती हैं। तो आपको लगाना है कि पहली 1 माह तक चलेगी, 1 से 4 माह, 4 से 8 माह, 8 से 12, 12 से 18, 18 से 24। यूँ आप याद रख सकते हो। पहले 4 का अंतर करो, लास्ट में आप 6 का, 12 से जैसे 1 साल पूरी हुई, क्योंकि इसमें कितनी है टोटल 2 साल है ना, तो 1 साल यहाँ तक पूरा हुआ, फिर आप अगले 12 से क्या करना, 12 से 18 है और 18 से 24, यानी 6 का डिफरेंस कर सकते हैं। तो तृतीय वित्तीय क्रियाएं और नए साधनों की खोज में आप क्या करेंगे, तृतीय में दोगुना करोगे आप, 3 का 6। देखो तृतीय से 3 से 6, अगर कॉमन सेंस याद रखोगे तो याद हो जाएगा। लास्ट वाली आपको याद रहेगी, पहली वाली याद रहेगी। और वित्तीय क्रियाएं गौण वित्तीय, गौण स्कीमेटा। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब मैं करता हूं, ये मैंने डीप में बता दिया। अब मैं अगर पूछेगा सीधी सीधी संवेदी पेशीय अवस्थाओं की विशेषताएं क्या है, तो संवेदी पेशीय की जो विशेषताएं हैं वो केवल 4 हैं और आपको उनको 4 को याद रखना है। पहली वाली जो अवस्था है उस अवस्था की केवल 4 विशेषताएं हैं। आपसे पूछेगा कि पहले में बच्चे के अंदर कौन से गुणों का कौन से गुण होते हैं और किन गुणों का विकास हो जाता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि इस अवस्था की जो पहली विशेषता है वो है बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ। इस अवस्था की पहली विशेषता है बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो बाह्य जगत के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, कुछ भी नहीं जानता। आप भी नहीं जानते होंगे, जब आपने जन्म लिया था तो क्या इस अवस्था के बारे में आप कुछ भी जानते थे? नहीं जानते थे। तो संवेदी पेशीय अवस्था में जैसे पूछेगा कि बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ किस अवस्था में होता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था। अपरिचित को देखकर डर जाना, अपरिचित को देखकर डरना। इसकी दूसरी विशेषता है जब भी कोई अपरिचित आता है तो उसको देखकर बालक क्या हो जाता है, डर जाता है, उसके पास जाने के प्रयास नहीं करता है। अपने घर के जो हमारे सगे संबंधी हैं जिनको वो देखता रहता है, केवल उन्हीं के पास वो घुल मिल जाता है, उनके साथ खेलने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है। लेकिन जब भी कोई अचानक से आ जाता है, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, तो वो डर के अपनी माँ के पास चला जाता है या कोई अपने घर के सदस्य के पास चला जाता है। तो अपरिचित को देख के क्या हो जाता है, बालक इस अवस्था में डर जाता है। तीसरी विशेषता इसकी जो थी वो थी छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास। गौर से देखिए, इस अवस्था की जो तीसरी विशेषता है छोटे, जैसे माँ, पा, ऐसे शब्दों को बोलने का प्रयास करने लगता है। चौथी जो विशेषता थी इस अवस्था की वो थी सर्वाधिक उत्तेजना। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक उत्तेजना। ध्यान से देखना मेरे बालकों, भूल मत जाना लाडलो। तो लाडलो यहाँ पर देखिए, अब गौर से 4 विशेषताएं। बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ, पहली वाली अवस्था में, पहली वाली जो जीन प्याजी की अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था, पहले में जो लगाना है बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, अपरिचित को देख के डर जाता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करता है, और सर्वाधिक उत्तेजना होती है, जल्दी रोना, देर तक रोना, जल्दी हंस जाना, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो सर्वाधिक उत्तेजना किस में होती है, इस वाली अवस्था में होती है। तो इस वाली अवस्था की मैंने सारी विशेषताएं बता दी। और अब मैं बात करता हूं पूर्व या परोक्ष संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दूसरी की अवस्थाएं की विशेषताओं के बारे में, केवल इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। तो दूसरी वाली विशेषता जो है, दूसरे वाले की है आत्मकेंद्रिता का गुण। बहुत मजा आएगा, इसकी वाली विशेषताएं बता रहा हूँ। पहला वाला खत्म कर दिया मैंने पोर्शन, आत्मकेंद्रिता। इसकी पहली विशेषता है आत्मकेंद्रिता का गुण। बच्चा स्वयं पर केंद्रित रहता है पूर्व परोक्ष 2 से 7 वर्ष तक, यानी केला आए तो वो हमारे लिए हो जाए टोटल, और जितनी भी चीजें करेगा टोटल स्वयं के लिए करेगा। मैं जो कर रहा हूं मुझसे अच्छा कोई नहीं है, आत्मकेंद्रित इसमें बालक ज्यादा हो जाता है, तो आत्मकेंद्रिता का गुण विकसित हो जाता है। तो आत्मकेंद्रिता का मतलब है सेल्फ पर डिपेंड हो, उसका जो सर्कल हो जाता है वो सेल्फ पर हो जाता है, वो जो भी चीजें करना चाहता है वो स्वयं के लिए करना चाहता है। दूसरी विशेषता है छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे कार्य करने में मदद। देखिए लाडलो, इस अवस्था में बालक छोटे छोटे कार्य करने में आपकी मदद करने लगेगा। 7 वर्ष का होने वाला है, कक्षा 2 में तक पहुंचने वाला है, तो इस अवस्था में वो आपके छोटे छोटे कार्य करने में मदद कर देगा। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है क्रम से रखना। क्रम जानने लगता है चीज़ों का, कौन छोटा है कौन बड़ा है,
एक क्रम जानने लगता है, किस में ज़्यादा है किस में कम है ऐसे क्रम जानने लगता है, वे बड़े हैं ये छोटे हैं ऐसे क्रम जानने लगता है, रंगों की पहचान करने लगता है, रंगों, गिनती, अक्षर की पहचान लाडलो इस अवस्था की तीसरी विशेषता जो है वो है क्रम जानने लगता है। यानी कि उसके सामने 3-4 खिलौने रख दो तो छोटे खिलौने एक साइड लगा देगा, उससे बड़े एक साइड लगाएगा और सबसे बड़े एक साइड लगाएगा, यानी क्रम उसमें आ जाएगा। रंगों के बारे में नीले अलग कर देगा, हरे अलग कर देगा, काले अलग कर देगा। लाइट चली गई। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना वीडियो आप देखिएगा और इसके आगे का वीडियो पार्ट